अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि रैंडल ने इतनी जल्द फाइटिंग के लिए तरबियत याफ्ता भैंसे कहाँ से और किस तरह फराहम किए थे। इस कदर जल्द तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लेना हैरान कुन जरूर था, मगर मैं जानता था कि लोगों के वसाइल गैर मामूली हैं, लिहाजा ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रिंग के इतराफ 5 कटहरे थे, जिनमें से हर एक में एक एक बैंसा नजर आ रहा था। कटहरे का दरवाजा खुलते ही बैंसे रिंग में दाखिल हो जाते। लीगवान, तहदीब, बुड मेरे साथ ही बैठे थे, जबकि बेलफेरादू हमसे अगली गितार में था। मुकाबलों की फिल्म बनाने के लिए 4 जदीद किस्म के टीवी कैमरों का इंतजाम भी किया गया था। हालांकि वहां जगह जगह खुफिया कैमरे नस्ब थे, मगर उन्हें काफी नहीं समझा गया था। अगर तुम इस वक्त मुकाबला करने से इनकार कर दो तो क्या होगा? तहजीब ने मेरे कान में सरगोशी की। बेलफेरादू को फाते करार दे दिया जाएगा, लीगवान ने जवाब दिया, और तहजीब की आंखें हैरत से फैल गई। वो इस बात से वाकिफ नहीं थी कि लीगवान इससे भी मदम आबाद, इससे भी ज्यादा फासले से सुन सकता है। तुम अली को उस मुकाबले से रोकने की कोशिश मत करो। मुझे हैरत है कि तुम उसके इतने करीब होने के बावजूद इतनी सी बात नहीं समझ सकती। कैली जब कोई फैसला कर ले तो फिर पीछे नहीं हटता, लीगवान ने मजीद कहा। तहजीब खौफजदा है मास्टर, मैंने कहा, लेकिन ये तो बेल फाइटिंग के मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही। लीगवान ने बेसाख्ता कहा। अगर तहजीब खुद इस मुकाबले में हिस्सा ले रही होती तो जरा भी खौफजदा ना होती, बल्कि इसकी सूरत में तो मैं खौफजदा होता, मैंने कहा। अच्छा, मैं समझ गया, लीगवान ने मैंने खेद लहजे में कहा। ये बात है, लेकिन इसके खौफजदा होने से कोई फायदा तो होने से रहा। इसे पुरसुकून रहने की तलकीन करो। पुरसुकून तो मैं खुद भी नहीं हूँ मास्टर, मैंने संजीदगी से कहा। मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूँ। ये बैंसे तो देख कर ही खौफ महसूस हो रहा है। फजूल बातें मत करो, लीगवान ने मुंह बनाकर कहा। इन बेदर्र बैंसों से तो चिड़िया का बच्चा भी खौफजदा नहीं हो सकता। तुम तो फिर मास्टर लीगवान के शागिर्द हो। अले इन बैंसों में से किसी एक को भी पता चल जाए कि इस मुकाबले पर मास्टर लीगवान का शागिर्द आ रहा है तो हमला करने से इनकार कर देंगे, बुड ने कहा। और उसकी बात सुनकर लीगवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हारा ये साथी मुझे बहुत पसंद है, लीगवान ने खुश होकर कहा। यह बहुत जिंदा दिल आदमी है। आदमी को ऐसा ही जिंदा दिल होना चाहिए। मैंने कान दबा लिया। बुड ने वादे तौर पर लीगवान का मजाक उठाया था, मगर वो उसे अपनी तारीफ समझकर खुश हो रहा था। 10 मिनट बाद मुकाबला शुरू होने का ऐलान हुआ और एक शख्स माइक हाथ में लिए हुए अखाड़े में दाखिल हुआ। खवातीन और हजरात, आज मुझे आवड़ की तरफ से 3 घंटे के लिए खुसूसी तफरीह का इंतजाम किया गया है, उसने कहा। आप खुशकिस्मत है कि आप बेल फाइटिंग की तारीख के इस अजीम तरीन मुकाबले को अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक तरफ स्पेन के साबिक कौमी चैंपियन बेलफेरादू और दूसरी तरफ अजीम मास्टर लीगवान के शागिर्द अली यार खान है। अपने लिए अजीम का लकब सुनकर लीगवान ने फखरी अंदाज में सर को इस बाती जुम्बश दी। वो हमेशा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता था। मैं मुनाज़िम समझता हूँ कि मिस्टर बेलफेरादू की महारज के बारे में मुख्तसरन कुछ बता दूं, अनाउंसर कह रहा था। आमतौर पर बेल फाइटर अपने साथ एक असिस्टेंट रखते हैं, लेकिन मिस्टर बेलफेरादू मादी में बगैर असिस्टेंट के भी फाइटिंग के मुजाहरे कर चुके हैं, और आज के लिए भी इन्होंने यही ऐलान किया है वो बगैर असिस्टेंट के बेल फाइटर का मुजाहरा करेंगे। चंद अफराद के सिवा सबने ये ऐलान सुनकर तालियां बजाईं। इसके अलावा मुकाबले के इख्तिताम पर भी कत्ल करने के लिए सिर्फ 1.5 फीट की मुख्तसर सी तलवार इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर तालियां बजी और बेलफेरादू को अखाड़े में आने की दावत दे दी। बेलफेरादू बड़े बावकार अंदाज में अखाड़े में दाखिल हुआ। उसके पहलू में 1.5 फुट की तलवार लटक रही थी जो नयाम में थी। अखाड़े के फर्स्ट में पहुंचकर वो रुका और बारी बारी हर तरफ हाज़रीन के सामने सर खम किया। ये शख्स कुछ भी नहीं जानता, लीगवान ने हकारत से कहा। ये तो ठीक से अदाकारी भी नहीं कर सकता। बेलफेरादू ने हाथ के इशारे से बताया कि मुकाबला शुरू करने के लिए वो तैयार है, और कटहरे के पास खड़े एक शख्स ने कटहरे का दरवाजा खोल दिया। बैंसा कटहरे से बाहर निकल आया और इधर उधर देखने लगा। बेलफेरादू ने कपड़ा लहराकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सुर्ख रुमाल देखते ही बैंसे की आंखों में जैसे खून उतर आया और उसने वहशियाना अंदाज में बेलफेरादू की सिमत दौड़ लगा दी। बेलफेरादू जरा सा एक तरफ झुका खड़ा था। जैसे ही बैंसा उसके नजदीक पहुंचा, सिर्फ जरा सा एक तरफ हटा, बल्कि उसने सिर्फ कपड़ा लहराकर बैंसे का रुख भी तब्दील कर लिया था। बैंसा अपनी जोंक में आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाकर बैंसे ने मुश्किल तमाम खुद को रोका और एक बार फिर अपनी तमाम तर वहशत के साथ पलट पड़ा। वो बेल फाइटिंग के लिए खास तौर पर तरबियत याफ्ता बैंसा था और सुर्ख रंग देखकर बुरी तरह मुश्तइल हो गया था। इस बार उसकी रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज थी। बेलफेरादू ने पैदी की तरह इस बार भी बैंसे को डाई दे दिया था।
मगर इस बार बहुत से तमाशाइयों की चीखें निकल गई थी। बेलफरादो ने खुद को तो खैर बचा लिया था, लेकिन उसकी हाथ में मौजूद सुर्ख रंग के कपड़े का कुछ हिस्सा वैंसे की सींगों भी जद में आकर फट गया था। एक लम्हे की ताखीर भी बेलफरादो की हलाकत का बायस हो सकती थी। बेल फाइटिंग कायलों का खेल है, ली कुआन ने तबसरा किया, और बेल अपनी पूरी जिंदगी में बेलफरादो से ज्यादा सुस्त आदमी नहीं देखा। बेलफरादो और बेंसे के दरमियान आंख बचोली जारी रही। बेलफरादो वाकई ही महारत का मुजाहरा कर रहा था। बेंसे को तो खैर शुरू ही से बेल फाइटर को खत्म करने का इख्तियार होता है, लेकिन बेल फाइटर पर यह पाबंदी आयद होती है कि वो एक मखसूस वक्त तक सिर्फ अपना दिफा करेगा। आम मुकाबलों में तो किसी भी खतरनाक लम्हे बैरूनी मुदाखलत के जरिए बेल फाइटर की जान बचा ली जाती है, मगर इस मखसूस किस्म के बेल फाइटर और बेंसा एक दूसरे के रहमो करम पर होते हैं। यही वजह है कि बेल फाइटिंग की यह किस्म आम नहीं, क्योंकि इसमें जान जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। बेल फाइटिंग के लिए मखसूस वक्त खत्म होने से कबल ही बेलफरादो पर थकन के असरात गालिब नजर आने लगे, लेकिन थकन के बायस उसे कोई खतरा इसलिए लाहक नहीं हो सकता था कि उसके साथ साथ बेंसा भी थक गया था। बेलफरादो की निस्बतन बेंसे को बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ रही थी। बेलफरादो का अंदाज बेइंतहा खतरनाक था। वो जानबूझकर बेंसे को बिल्कुल आकर वक्त में डाल देता था, और उसका ये अंदाज किसी भी लम्हे मुहलक साबित हो सकता था। मुझे खूब अंदाजा था कि तहजीम के साथ साथ बुढ़ भी यही दुआ कर रहा होगा कि बेलफरादो बेंसे के हाथों हलाक हो जाए, ताकि मैं इस खतरनाक खेल में मुलव्वस होने से बच सकूं। फिर घंटी बज गई। ये इस बात का इशारा था कि अब अगर बेलफरादो चाहे तो बेंसे को हलाक कर सकता है। तलवार के जरिए बेंसे को हलाक करना भी एक मुश्किल मरहला होता है। बेंसा तो सुर कपड़े पर झपटता है, और उस आखिरी मरहले में बेल फाइटर के लिए न सिर्फ बेंसे को डाई देने का मरहला दरपेश होता है, बल्कि उसके साथ साथ उसे तलवार से बेंसे पर कारी जरब भी लगाना पड़ती है। तेज रफ्तार बेंसे की गर्दन पर कारी जरब लगाना बहुत मुश्किल होता है। तलवार अगर बेंसे की गर्दन की बजाय उसके जिस्म के किसी और हिस्से पर लगे तो उसे बेल फाइटर के अनाड़ीपन पर बहमूल किया जाता है और उसके पॉइंट कम हो जाते हैं। घंटी बजते ही बेलफरादो ने तलवार न्याम से निकाली। तलवार उसने सीधे हाथ में पकड़ी थी, जबकि सुर्ख कपड़ा उसने उल्टे हाथ में पकड़ दिया था। इस बार उसने कपड़ा अपने जिस्म से फासले पर रखा। उसका बायां हाथ पूरी तरह बाहरी तरफ फैला हुआ था। तलवार न्याम से निकालने का मतलब था कि अब उसने बेंसे को हलाक करने का इरादा कर लिया है। वो अगर खेल को तूल देना चाहता तो तलवार को बेनियाम ना करता। तलवार न्याम से निकालने का मतलब ये था कि अगर वो किसी भी वजह से बेंसे पर वार ना कर पाता तो भी उसके पॉइंट जाया होते रहते। बेंसे के दौड़ने से धूल उड़ रही थी। तैवीब और बूढ़ सांसें रोके मुकाबले का यह आखिरी मरहला देख रहे थे। उनकी दुआएं कबूल होने का अब यही इम्कान रह गया था कि बेलफरादो बेंसे पर फैसला कुन वार करने में नाकाम हो जाए। बसूरत से दीगर तैवीब और बूढ़ के ख्याल में बेरी शिकस्त के इम्कानात रोशन हो जाते। जैसे ही बेंसा बेलफरादो के करीब आया, बेलफरादो ने बड़ी फुर्ती से पैंतरा बदला। उसका दायां हाथ फिजा में बुलंद हुआ और फिर हम सब ने उसे बेंसे की गर्दन पर वो खूबसूरत वार करते देखा। चमकती हुई तेज धार तलवार बेंसे की गर्दन काटती हुई गुजर गई। बेंसे की कटी हुई गर्दन से खून का एक फुआरा उबला और सर दर्द से जुदा होकर दूर जा गिरा, और सर बरीदा बेंसा अपनी रफ्तार के बायस कुछ दूर तक यूं ही दौड़ता चला गया और फिर जमीन बूस हो गया। बेलफरादो ने दोनों हाथ बुलंद करके अपनी फतेह का ऐलान किया और तालियों की गूंज में अखाड़े से बाहर निकल आया। बेलफरादो वाकई बेल फाइटिंग का माहिर है। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, उसका स्टाइल मुझे पसंद आया। वो इंतहाई काहल आदमी है, ली कुआन ने हुसीले लहजे में कहा, इसलिए उसने बेल फाइटिंग जैसे सुस्त खेल को अपने लिए मुंतखब किया है। लेकिन वो तो अखाड़े से सुर्ख रूह होकर निकला है। तहजीब ने कहा, अब तुम अपनी खैर मनाओ, उससे ज्यादा पॉइंट हासिल करना आसान नहीं होगा। मुझे चीफ पर फख्र है बुढ़बुरा। वादी में भी कई बार इन्होंने ऐसे मौकों पर पांसा पलटा है जब किसी को भी इसकी तवक्को नहीं रही थी, लेकिन इस बार ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आता। तहजीब ने बिना कर कहा, आदमी को कभी भी सोचे समझे बगैर कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि हमेशा ही कामयाबी उसके कदम चूमे। कामयाबी कभी खुद से कदम नहीं चूमती तहजीब, मैंने कहा, उसके लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। तुम कितनी मुशक्कत क्यों ना करो, बेल फाइटिंग में स्पेन के कौमी चैंपियन को शिकस्त नहीं दे सकते। क्या बेल फाइटिंग करना कोई मुश्किल काम है? ली कुआन ने यूं पूछा जैसे उसने कभी बेल फाइटिंग का मुकाबला ना देखा हो। हारगिज नहीं मास्टर, मैंने जल्दी से कहा, ये तो गाल लोगों का इजाद किया हुआ एक इंतहाई सुस्त रफ्तार खेल है। तब तो लोग इसे देखकर बोर होते होंगे। ली कुआन ने कहा, अरे नहीं मास्टर, मैंने हंसकर कहा, इसे देखने वाले भी कायल होते हैं, इसलिए वो बोर नहीं होते। लेकिन जहां मास्टर ली कुआन भी मौजूद है। अचानक ली कुआन ने वसीले लहजे में कहा, और वो बहुत बोर हुआ है।
अब तुम्हें उसकी बोरियत का अदाला करना है। तहजीब और बूढ़ बड़ी हैरत से हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अगर ली कुआन इस खूनी खेल को सुस्त और बोर किस तरह करार दे रहा है, और सबसे बढ़कर यह कि मैं उससे क्यों मुत्तफिक हो गया हूँ। ये बात उनके समझने की थी भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा बास्टर की इस खेल को तुम्हारे मेयार तक पहुंचा सकूं। मैंने कहा, कोशिश का क्या मतलब है? ली कुआन घुर्राया। तुम्हें ये खेल सिनसिनी खेज बनाना होगा। वो खेल ही क्या जिसे देखकर रगों में खून की गर्दिश ना तेज हो जाए। तुम्हारे खून की गर्दिश भला खून तेज कर सकता है ली कुआन? मैंने बुकला कर कहा। यह तो वक्त आने पर मालूम होगा। ली कुआन बुड़बुड़ाया और अखाड़े की तरफ देखने लगा जहां से मुर्दा बैंसे को हटा दिया गया था, और अब वहां एक बार फिर अनाउंसर नजर आ रहा था। बेस्टन बेलवरेदो की मुनफरद स्टाइल की बेल फाइटिंग से आप लोग महफूज हो चुके, अनाउंसर ने कहा। अब मैं अली यार खान से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुकाबला करने से कबल अपने बारे में खुद ही कुछ बता दें। बैरे अखाड़े ने पहुंचकर उसके हाथ से माइक्रोफोन ले लिया। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि मैं बेल फाइटिंग से वाकिफ नहीं हूं, मैंने कहा। शायद आपको यह सुनकर हैरत हो कि आज से पहले मैंने बेल फाइटिंग का कोई मुकाबला देखा तक नहीं था, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन आज यह मुकाबला देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बैंसा बड़ा मजलूम जानवर है। मेरी इस तबसरे पर लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गई और भिनभनाहट की आवाजें उभरने लगी। मैंने हाथ उठाकर लोगों को खामोश रहने का इशारा किया। इंसाफ का तकाजा यह है कि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर किया जाए, मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। यह तो सरासर जुल्म है कि निहत्ते बैंसे के मुकाबले में बेल फाइटर तलवार बदस्त हो। होना तो ये चाहिए कि बैंसे को भी कोई अख्तियार फराम की जाए ताकि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर हो सके। बेलवरेदो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और धाड़ कर बोला, तुम मुकाबले से बचने की कोशिश कर रहे हो। जब बेल फाइटिंग नहीं जानते तो चैलेंज चूक गया था। मैं मिस्टर बेलवरेदो से दरख्वास्त करूंगा कि पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे। उसके बाद भी अगर उन्हें कोई एतराज हुआ तो मैं उसे पूरी तवज्जो से सुनूंगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। अब यह तो हो नहीं सकता कि बैंसे को कोई हथियार फराम कर दिया जाए, इसलिए कि बैंसा कोई हथियार इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। लिहाजा इसकी बेहतरीन सूरत यह है कि बैंसे के मुकाबले पर खाली हाथ उतरा जाए। अगर मिस्टर बेलवरेदो को एतराज ना हो तो मैं खाली हाथ बैंसे का मुकाबला कर लूं। बेलवरेदो को भला इस पर क्या एतराज हो सकता था, लेकिन उसने ये शर्त आयद कर दी कि मुकाबले का इख्तिताम उस वक्त होगा जब एक लाश गिर जाए। वो तो जाहिर है मिस्टर बेलवरेदो, लेकिन चूंकि मैं बगैर किसी हथियार के बैंसे का मुकाबला कर रहा हूँ, इसलिए वक्त की पाबंदी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मुकाबला शुरू होने की घंटी तो बजेगी, लेकिन उसके बाद और कोई घंटी नहीं बजेगी। मैं जिस वक्त चाहूं बैंसे पर कोई हलाकत खेज वार कर सकता हूं। और हाँ, एक बात और, मैं चूंकि सुर्ख कपड़े के इस्तेमाल से नावाकिफ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मिस्टर बेलवरेदो को इतराज ना हो तो मैं सुर्ख रंग का लिबादा जेब तन कर लूं। मिस्टर फ्रेदो का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी हलाकत का पूरा सामान कर लिया था। उसकी दानिश में चंद मिनट के अंदर अंदर बैंसे का शिकार हो जाता, इसलिए कि बैंसा तो हर हाल में सुर्ख कपड़े पर हमला आवर होता है, और मैंने चूंकि सुर्ख लिबादा खुद पहनने का इरादा जाहिर किया था, इसलिए मेरा बैंसे की जद में आना यकीनी अमर था। चूंकि बेलवरेदो का कोई एतराज नहीं था, इसलिए किसी और को भी एतराज नहीं हो सकता रहा। मेरे लिए फौरनी एक सुर्ख लिबादे का बंदोबस्त कर दिया गया। अभी मैं लिबादा पूरी तरह पहन भी नहीं पाया था कि ली कुआन अपनी निशस्त से उठ खड़ा हुआ। पहले तुमने दूसरों पर जालिम होने का इल्जाम आयद किया, और अब खुद पर जो जुल्म करने जा रहे हो उस पर तुम्हें कोई नदामत महसूस नहीं होती, ली कुआन ने बुलंद आवाज में कहा। मैं दूबदू बैंसे का मुकाबला कर रहा हूँ मास्टर, मैंने भी चीख कर जवाब दिया। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। तुम ली कुआन के नाम पर धब्बा लगाने पर तुल गए। एक वक्त में सिर्फ एक बैंसे से मुकाबला करते तुम्हें शर्म नहीं आएगी? एक भी बहुत है मास्टर, मैंने एहतजाज किया। एक आदमी के लिए एक बैंसा भी बहुत होता है। आदमी के लिए होता होगा, तुम आदमी के साथ साथ ली कुआन के शागिर्द भी हो। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है? ठीक है मास्टर, तुम्हारे इसरार पर मैं एक साथ 2 बैंसों का मुकाबला करूंगा, मैंने ऐलान किया, और गनौर तालियों से गूंज उठा। लेकिन तालियों की गूंज खत्म होते ही ली कुआन फिर बोल उठा। यहाँ ना तो नीलामी हो रही है और ना ही कोई सौदेबाजी हो रही है। तुम एक एक करके तादाद क्यों बढ़ा रहे हो? ली कुआन ने कहा। क्या कह रहे हो मास्टर? मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। 2 बैंसे कम नहीं होते। हम दोनों इतनी बुलंद आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे कि हमारी आवाजें हर एक तक पहुंच रही होंगी। तुम्हें उन 4 बैंसों से बायक वक्त मुकाबला करना होगा, ली कुआन ने दबंग अंदाज में कहा।
ये ज्यादती है मास्टर, बगैर किसी हथियार के 4 बैंसों से मुकाबला करूंगा तो ये मेरा कचूमर बना के रख देंगे। तुम मिजी काबिल हो कि तुम्हारा कचूमर बना दिया जाए, ली कुआन ने गुस्सीले अंदाज में कहा। सिर्फ 4 बैंसों से खौफजदा होकर तुम जिस बुज़दिली का मुजाहरा कर रहे हो उसके पेश नजर तुम इसी के मुस्तहिक हो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ मास्टर, मैं साबित करूंगा कि मास्टर ली कुआन का शागिर्द बुज़दिल नहीं हो सकता। मैं उन 4 बैंसों का बैयत मुकाबला करूंगा, ख्वाह मेरा अंजाम कुछ ही क्यों ना हो। ग्राउंड में सन्नाटा तारी हो गया, हर शख्स को सांप सूंघ गया था। फिर उस सकूत को तहदीब की आवाज ने तोड़ा। ये साजिश है, वो हज़ियानी अंदाज में चीखी। ये लोग अली को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। इन आखिरी लम्हों ने मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो तहजीब, मैंने बुलंद आवाज से कहा। मेरी कामयाबी के लिए बस दुआ करो। मैं पलट कर चलता हुआ अखाड़े के वस में पहुंच गया और दोनों हाथ बुलंद करके इशारा किया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। इसी दौरान मैं 4 गुटैरों के दरवाजों पर एक एक आदमी पहुंच चुका था। मुकाबला शुरू होने के लिए घंटी बजी और उन 4 ने एक साथ कटहरों के दरवाजे खोल दिए। मैंने सुर्ख लिबादा पहन रखा था, जिसे देख देख कर बैन से पहले ही बेकाबू हो रहे थे, इसलिए दरवाजा खुलते ही उन्होंने मेरी तरफ का रुख किया। 4 बिखरे हुए बैन से 4 मुख्तलिफ सिमतों से मुझ पर हमलावर होने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। मैं उन 4 से यकसां फासले पर था और मुझे बैक वक्त उन 4 पर नजर रखने में दुश्वारी हो रही थी। 4 के सर झुके हुए थे, वैशी बैंसों के दौड़ने से दमक पैदा हो रही थी और मिट्टी के गोया बादल उड़ रहे थे। इस कदर धूल उड़ रही थी कि शायद मैं तमाशाइयों की नजरों से ओझल हो गया हूँगा। मैं पूरी तरह अलर्ट था। अगर मैं उन्हें दाज देने की कोशिश करता तो यह मुमकिन ना होता। वो 4 थे और मैं अकेला, और उन 4 को एक ही वक्त में मुझ तक पहुंचना था। एक वक्त में 4 बैंसों को दाज देना अमलन नामुमकिन था। अगर मैं थोड़ी सी हमाकत करता तो किसी न किसी बैंसे की जद में आकर अपनी पसलियां टुड़वा बैठता। मुझे मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करना थी, जिसका तायन मैं पहले ही कर चुका था। 4 बैंसे तूफानी रफ्तार से दौड़ते हुए मेरे इतने नजदीक आ गए कि उनका और मेरा तसादुम यकीनी हो गया। तो मैं दोनों पैरों पर वजन डालकर पूरी कुव्वत से उछला और फिजा में कई फीट बुलंद होने के बाद उनसे कुछ फासले पर जा गिरा। 4 बैंसों के सर पूरी कुव्वत से आपस में टकराए थे, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका हुआ था। छूने मारों के दिल दहल गए होंगे। अखाड़े में इस कदर धूल उड़ रही थी कि किसी को कुछ नजर नहीं आ सकता था। सब यही समझे होंगे कि मैं इस तसादुम में काम आ गया हूँ, जिसका अंदाजा इस बात से होता था कि लोगों के मुंह से दबी दबी चीखें निकल गई थी। तहदीर की दिलखराज चीख सब पर हावी थी। मैं जमीन पर गिरते ही उछल कर खड़ा हो गया। 3 बैंसे आपस में लड़ पड़े थे, जबकि चौथा इंतहाई इश्तियाल के आलम में मेरी तरफ पलटा था। वो फूरगुआर अंदाज में मुझ पर झपटा। वो मेरे सुर्ख लिबादे के परखचे उड़ा देना चाहता था। उसे नहीं मालूम था कि उस पर क्या क़यामत गुजरने वाली है। मैं बैंसे से ज्यादा फासले पर नहीं था, इसलिए मुझ पर हमलावर होते वक्त उसकी रफ्तार में बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी। ताम उसका अंदाज बड़ा खूंखार था। मैंने अपने जिस्म को दाएं सिमत चकोला दिया। बैंसे का रुख मेरी हरकत के साथ साथ तब्दील हुआ था, मगर मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए खुद को बाएं सिमत हटा लिया। बैंसा डाज खा गया, मगर इस कदर काफी नहीं था। मैंने बड़ी फुर्ती से छलांग लगाई और बैंसे की पीठ पर सवार हो गया। ये एक नहायत मुश्किल काम था। बैंसे की जिस्म में तो बिजलियां सी भर गई थी। उसकी पुष्ट पर सवार रहना तो करीब करीब नामुमकिन काम था। ताम मैंने उसकी गर्दन से चिमटते हुए उसके दोनों सींग पकड़ दिए। अब कम अज कम वो मुझे आसानी से अपने ऊपर से नहीं गिरा सकता था। इस अचानक उफ्ताद पर बैंसा बुरी तरह बौखला गया। वो पूरे अखाड़े में बुरी तरह दौड़ता फिर रहा था। साथ ही साथ वो अपनी गर्दन चटक कर मुझे गिरा देने की कोशिश में भी मसरूफ था। जो कुछ उस पर गुजर रही थी उसकी तो उसे ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, लेकिन उसकी हैवानी जिबिल्लत उसकी रहनुमाई कर रही थी। वो जानता था कि सिर्फ इसी तरह वो इस बला से पीछा छुड़ा सकता है जो उसकी पुश्त पर सवार है। तीनों बैंसे आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। अखाड़े में उड़ती हुई धूल इस हद तक छट गई कि हम तमाशाई आते के अंदर होने वाली अफरा तफरी बखूबी देख सकते थे। मुझे बैंसे की पुश्त पर सवार देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया होगा। वो मंदिर हर एतबार से नाकाबिले यकीन था। अव्वल तो मेरा जिंदा बच जाना ही उनके लिए नाकाबिले फहम था। जिस शख्स पर 4 मुख्तलिफ सिमतों से 4 बिखरे हुए बैंसे हमलावर हुए हों, वो न सिर्फ बच गया था बल्कि एक बैंसे की पुश्त पर सवारी भी कर रहा था। बैल फाइटिंग की तारीख में पहली बार ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था। इससे पहले किसी बैल फाइटर ने किसी बैंसे पर सवारी नहीं की होगी। बैंसे की वहशाना जिद्दोजहद के बावजूद खुद को बैंसे की पुश्त पर बरकरार रखना इस वक्त मुझे दुनिया का सबसे बड़ा कारनामा महसूस हो रहा था।
और मुझे शिद्दत से ये एहसास हो रहा था कि ये कारनामा अंजाम देने के लिए लीग वन का शागिर्द होना बेहद जरूरी था। अगर 6 माह कबर मैंने ये हमाकत की होती तो मुझे उसका खुमियादा अपनी टूटी हुई हड्डियों की सूरत में भुगतना पड़ता। भैंसा चारों पैरों पर उछल रहा था, गर्दन झटक रहा था और साथ साथ अखाड़े में चक्कर भी लगाता जा रहा था। वो हर कीमत पर मुझे अपनी पूंछ से गिरा देना चाहता था और मैं उसकी कोशिश नाकाम बनाने में अपनी पूरी सलाहियतें सर्फ किए दे रहा था। इस जिद्दोजहद में मेरे जिस्म का एक एक जोड़ हिलकर रह गया था, लेकिन ये बहुत जरूरी था। जो कुछ मैं करना चाह रहा था उसके लिए भैंसे की पुश्त पर सवारी गाठना लालिम था। बसूरत दीगर में 4 भैंसों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस शरीर जिद्दोजहद के दौरान भी मेरे हवास पूरी तरह काम कर रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि हर शख्स दम बहूद है, वो एक नाकाबिले यकीन मंजर देख रहा है। किसी को मालूम नहीं था कि इस भयानक जिद्दोजहद का अंजाम क्या होगा। मेरे कानों तक तहजीब की ज़ियानी चीखें भी पहुंच रही थी, लेकिन वहां की से इतनी फुर्सत थी कि तहजीब की तरफ तवज्जो देता। हर एक को यही फिक्र लाग थी कि कहीं उसकी पलक झपक जाए और वो एक नाकाबिले फरामोश मंजर देखने से महरूम ना रह जाए। मुकाबले की नोयत ऐसी थी कि किसी भी लम्हे कोई बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हो सकता था। लड़ते लड़ते तीनों भैंसों को अचानक ख्याल आया कि उनका हदफ तो कुछ और है, इसलिए उन्होंने अचानक ही लड़ना मौकूफ कर दिया और मेरी तरफ सरपट दौड़ पड़े। मैं जिस भैंसे पर सवार था इस वक्त वो अखाड़े की चौबी बाड़ के नजदीक था। उसने अचानक ही अपनी गर्दन को बड़ा जोरदार झटका दिया और मुझे फिजा में कई फीट ऊपर उछाल दिया। मैं फिजा में उड़ता हुआ चौबी बाड़ के कोई 20 फीट बाहर जाकर गिरा। अच्छा ये हुआ कि कोई तमाशाई मेरी जद में नहीं आया। लोगों के मुंह से एक बार फिर चीखें निकल गईं। कुर्सियों पर बैठे लोग मुजरिबाना अंदाज में उठ खड़े हुए थे। तमाशाइयों में हलचल मच गई थी। उनके ख्याल में या तो मैं दम तोड़ चुका था या किसी भी लम्हे दम तोड़ने वाला था, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि मेरा बाल भी बिका नहीं हुआ है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि अभी तो ये मुकाबला शुरू हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उनके लिए जिंजरी खेदी के से दर्द अभी वाक किए ही नहीं थे। जमीन पर गिरते ही मैं फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। मैं सिर्फ उठा बल्कि उठकर अखाड़े की तरफ भी दौड़ लगा दी। मेरी तरफ बढ़ते हुए लोग अचानक पीछे हट गए। चंद लम्हों के लिए तमाशाइयों के दरमियान आ जाने की वजह से मैं भैंसों की नजरों से ओझल हो गया था, इसलिए वो कदरे पुरसुकून हो गए थे। लेकिन जैसे ही मैं उठकर अखाड़े की तरफ दौड़ा उन्होंने मुझे देख लिया और एक बार फिर मुश्तिल हो गए। मेरे जिस्म पर मौजूद सुर्ख लिबास उनके लिए इश्तियाल का बायस था। एक भैंसे ने इश्तियाल के आलम में चौबी बाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी और मेरी तरफ दौड़ पड़ा। भैंसे थे चौबी बाड़ से बाहर निकल आने के बायस तमाशाइयों में भगदड़ मच गई। वो मुखालिफ सिमतों में भागे थे, इसलिए भैंसे के वास्ते मैदान साफ हो गया था। भैंसे के बाहर निकल आने की वजह से बेडल के अखाड़े में दाखिल होना मुमकिन नहीं रह गया था। बकिया तीनों भैंसे बाढ़ फैलाने की तैयारियां कर रहे थे। मैंने अपनी तरफ आते हुए भैंसे से बचने के लिए पलटकर मुखालिफ सिमत में दौड़ लगा दी। बिबरा हुआ भैंसा मेरे पीछे लग गया। उसी इसना में बकिया तीनों भैंसे भी उसी तरफ कूद आए थे और मेरे ताकुब में दौड़ पड़े थे। भारी भरकम खूनख्वार भैंसों के दौड़ने से जमीन लड़ रही थी और गर्द के बादल उड़ रहे थे। चारों भैंसे उन बादलों के आगे थे और भैंसों से आगे मैं था। ज़ीक़्वार की मेहनत कारगर साबित हो रही थी। मैं रफ्तार का भरपूर मुजाहिरा कर रहा था। भैंसे मुझ तक पहुंचने में नाकाम थे।